Hello and welcome, dear students. I welcome you all to the next lecture of e-commerce. Today, the topic which we are going to discuss is security, and we will be discussing different aspects of security with respect to e-commerce. First of all, let's have a look at what security is from e-commerce perspective. Security refers to the protection of data from unauthorized users. The use of technologies to make a service resistant to unauthorized access. Basically, when we are performing e-commerce activities, so e-commerce activities is all about the transmission and sharing of data and information, be it information of the product जो आप परचेज करना चाह रहे हैं, चाहे वो उसकी इंफॉर्मेशन हो या चाहे आप अपनी फाइनेंशियल और बिलिंग जो इंफॉर्मेशन है या अपने जो पेमेंट कार्ड्स हैं या कोई भी आप जो है वो पेमेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन हो। लेकिन जब भी ई कॉमर्स की एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये जो इंफॉर्मेशन और डाटा हम एक्सचेंज कर रहे हैं ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ में, इसको अनऑथराइज्ड यूज़र से प्रोटेक्ट करने का नाम सिक्योरिटी है। और जब हम बात करते हैं ई कॉमर्स की तो डेफिनेटली ई कॉमर्स इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एक्चुअली परचेज और टू परफॉर्म द कॉमर्स एक्टिविटीज। सो यहाँ पे जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म अप्लाई होगा वो भी इलेक्ट्रॉनिक होगा, विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी होगा। ठीक है, अगर हम किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन मैकेनिज्म की बात करें जहां पे डाटा शेयरिंग इन्वॉल्व हो, डाटा प्रोसेसिंग इन्वॉल्व हो, तो सिक्योरिटी रिस्क इज ऑलवेज देयर। बट एज फार एज ई कॉमर्स इज कंसर्न, तो सिक्योरिटी रिस्क को हम दो परस्पेक्टिव से देखते हैं। एक है हमारा कस्टमर्स परस्पेक्टिव एंड द सेकंड वन इज द सेलिंग एजेंट्स परस्पेक्टिव, राइट? सो लेट्स सी कि इन दोनों परस्पेक्टिव में क्या डिफरेंस है। लेट्स टॉक अबाउट द रिस्क फ्रॉम द कस्टमर्स परस्पेक्टिव फर्स्ट। सबसे पहली चीज which you needs to ensure while performing the e-commerce activity, that the website in which you are actually performing the e-commerce activity is a legitimate website and that it is an actual presentation of the company। ठीक है, आप जिस वेबसाइट के साथ कोई ई-कॉमर्स की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो तो आपको सबसे पहले इस बात की तसल्ली करना ज़रूरी है कि इट्स अ एक्चुअल वेबसाइट, और ये वेबसाइट जो है वो एक्चुअली उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट कर रही है जिसके साथ आप बिजनेस या ई कॉमर्स की एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो। एंड इट्स नॉट अ फॉल्स और मेलिशियस वेबसाइट जिसका मकसद आपकी आईडी एंड पासवर्ड्स को स्टील करना या फिर आप जो क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन देते हो या कोई भी पेमेंट कार्ड की इंफॉर्मेशन देते हो उस तक एक्सेस हासिल करके उसको मिसयूज करना है। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू बी इंश्योर के जो वेबसाइट जिसके थ्रू आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हो वो वेबसाइट जो है एक्चुअली लेजिटिमेट वेबसाइट है और वो एक्चुअली उस कंपनी को प्रेजेंट कर रही है। The second risk, which is almost always there, is that your data which you provide online for e-commerce activities can be stolen from selling agents or internet service provider। ठीक है, यहाँ ये बताया जा रहा है कि क्योंकि आप कॉमर्स की एक्टिविटीज ऑनलाइन परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका डाटा आपके ऑनलाइन सेलिंग एजेंट्स या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की जानिब से भी लीक हो सकता है, क्योंकि कोई भी ऑनलाइन मैकेनिज्म याद रखिएगा 100% सिक्योर नहीं होता और डिफरेंट वेज में उस ऑनलाइन मैकेनिज्म के सिक्योरिटी मेजर्स को वीक या कंप्लीटली ब्रेक करने के लिए अटेम्प्ट्स की जा सकती हैं। एंड द लास्ट थिंग इज द प्राइवेसी एंड द यूज ऑफ कुकीज। कुकीज बेसिकली इज अ मैकेनिज्म यूज्ड इन वेबसाइट्स टू आइडेंटिफाई यूजर सेशन। जैसे आप फॉर एग्जांपल जिस वक्त आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड से एक सेशन क्रिएट करते हैं तो आपके सेशन की इंफॉर्मेशन जो है जब तक आप लॉग आउट नहीं कर जाते वो आपकी कुकीज में जो है वो सेव रहती है। बट अगर ये कुकीज हाईजैक कर ली जाएं या इन कुकीज तक एक्सेस हासिल कर लिया जाए तो अटैकर उन कुकीज को यूज करते हुए एज अ नॉर्मल यूजर डाटा या जो भी आपकी इंपॉर्टेंट प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसको अनऑथराइज्ड वे में एक्सेस कर सकता है। तो ये जो रिस्क हमारे पास है ये कस्टमर्स के पर्सपेक्टिव से हैं जब ऑनलाइन ई कॉमर्स की एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं कि सेलिंग एजेंट के पर्सपेक्टिव से कौन कौन से रिस्क या सिक्योरिटी रिस्क जो है वो हमेशा मौजूद रहते हैं। द फर्स्ट वन इज द कस्टमर इम्पर्सोनेशन। जैसे हमने वहां पर बात की थी कि एक कस्टमर वेन एवर ही और शी इज परफॉर्मिंग द ऑनलाइन ई कॉमर्स एक्टिविटी, सो ही और शी मस्ट बी इंश्योर अबाउट द ऑथेंटिसिटी एंड लेजिटिमेसी ऑफ द वेबसाइट जिसके थ्रू आप
ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से एक ऑफिशियल जो रिप्रेजेंटेटिव वेबसाइट है किसी भी कंपनी की, उसके लिए ये श्योर होना बहुत ज़रूरी है कि जो कस्टमर बेसिकली एक ई कॉमर्स एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है वो एक्चुअल कस्टमर है और कोई उस कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन को मिस यूज़ करते हुए कोई अनफेयर मीन्स नहीं यूज़ कर रहा। सेकेंड थिंग इज द डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। The denial of service attack is a very common thing in e-commerce websites. A denial of service attack is an attack meant to shut down your website for the users. ठीक है कि जिसमें आपके जो यूजर्स हैं वो आपकी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको तमाम सर्विसेज जो है उनकी तरफ से डिनाइल मिलता है, वो सर्विसेज उनको अवेलेबल नहीं होती। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द डेटा थेफ्ट। अगेन this is exactly the same thing that was discussed from the customer's perspective, and for any website the data present in that website is equally important, right? So the risk remains over here as well, that the data can be stolen and can be used for unfair means. Now let's talk about different types of security attacks that can be made while doing e-commerce. These security attacks are actually divided into two broad categories: active attacks and the passive attacks. Okay, well, active attacks are in fact the most dangerous one because they have the ability to damage your software, your hardware or your operating system. But as right now हम चीज़ों को discuss कर रहे हैं from the e-commerce perspective, so active attack can damage your data or information that is present in your website in terms of changing it or deleting it or applying dangerous modification or completely destroying your e-commerce website. जबकि अगर passive attack की बात करें, so they do not change your data, right? They do not destroy your data or information, but it only sees this data. Now this is actually a big threat to the confidentiality and the privacy of the data, both from the user's perspective and the selling agent's perspective. Let's talk about some common security attacks that occur in electronic commerce. The first one is IP spoofing. The security attack in which the transmission appears at it is coming from an authorized user. In IP spoofing, a transmission is given the IP address of the authorized user in order to obtain the access to a computer network. In IP spoofing attack, the IP addresses of computers are changed somewhere in the ISP. IP स्पूफिंग एक ऐसा अटैक है जिसमें नेटवर्क पर कोई ऐसी ट्रांसमिशन सेंस की जाती है जो कि एक ऑथराइज्ड यूजर की तरफ से इनिशिएट की गई हो, लेकिन रियलिटी में इट इज नॉट फ्रॉम एन ऑथराइज्ड यूजर, रादर देन एक अनऑथराइज्ड यूजर को एक ऑथराइज्ड यूजर की आईपी एड्रेस असाइन कर दी जाती है, जिसकी वजह से उसको एक ऑथराइज्ड यूजर कंसीडर किया जाता है। इस तरह के अटैक को आईपी स्पूफिंग कहा जाता है, जिसमें आईपीज को यूज करते हुए सिक्योरिटी ब्रीच किया जाता है, और क्योंकि ये आईपीज नेटवर्क्स में अलाउड होती हैं इसलिए उनको नेटवर्क की रिसोर्सेज तक एक्सेस हासिल होता है। आईपी स्पूफिंग अटैक परफॉर्म करने के लिए आईएसपी की साइट पे अटैकर्स कोई मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। The next one is packet sniffing or eavesdropping. In eavesdropping attack, someone else can view or listen your highly confidential data but cannot change it. अभी जो पीछे हम पैसिव अटैक्स के बारे में पढ़ के आए हैं उसकी डेफिनेशन यहाँ पर लागू होती है कि ईव्सड्रॉपिंग अटैक का मकसद आपकी कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट इंफॉर्मेशन, जिसमें आपके पेमेंट कार्ड नंबर्स, आपकी आइडेंटिटीज, आपके सीक्रेट पिन्स वगैरह शामिल हो सकते हैं, उन तक एक्सेस हासिल करना होता है। ये स्निफरिंग अटैक्स जो है वो स्पेशल प्रोग्राम्स के थ्रू किए जाते हैं जो कि नेटवर्क पर मौजूद तमाम जो इंफॉर्मेशन है जो कि या तो शेयर हो रही है या किसी लोकल होस्ट पर पड़ी हुई है उसको स्कैन करते हैं, और उसमें से जो सीक्रेट या जो कॉन्फिडेंशियल एंड प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसको आइडेंटिफाई कर दिया जाता है, जिसमें ईमेल मैसेजेस, यूजर नेम एंड पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर्स वगैरह शामिल हैं। तो बुनियादी तौर पे इन इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए आपके पास ईव्सड्रॉपिंग अटैक्स डिजाइन किए जाते हैं। Once this information is accessible, then it can be further used for unfair means. Denial of service attack. A denial of service attack occurs when a network resources are taken up by an unauthorized individual, leaving the network unavailable for legitimate users. जैसे कि आपको पहले बताया गया है कि एक बड़ा कॉमन टाइप ऑफ अटैक है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक।
जिसमें होता क्या है कि जो आपके ऑथोराइज्ड यूजर्स हैं, जिस वक्त वो आपकी ऑनलाइन सर्विसेज को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो सर्विसेज उनके लिए अनअवेलेबल होती हैं। हालांकि वो सर्विसेज कंपनी की तरफ से बंद नहीं की गई होती, लेकिन अनऑथराइज्ड वे में उनको एक्सेस करके लेजिटिमेट यूजर्स के लिए उनको अनअवेलेबल कर दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाते हैं और आपको कुछ परचेज करने की कोशिश करते हैं और आपको ये मैसेज दिया जाता है कि परचेजिंग फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक को एक्टिवेट करने के लिए बेसिकली फ्लडिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। जैसे कि बताया गया है कि टिपिकली द अटैक इज परफॉर्म बाय फ्लडिंग सर्वर्स विद डाटा पैकेट्स। दिस ग्रेटली इंक्रीजेस द ट्रैफिक ऑन द नेटवर्क, ओवरवेलमिंग द सर्वर्स एंड मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर लेजिटिमेट यूजर्स टू डाउनलोड इंफॉर्मेशन। फ्लडिंग के कॉन्सेप्ट में क्या किया जाता है कि नेटवर्क पर यूजलेस पैकेट्स, जो कि काफ़ी बड़ी तादाद में, लॉट ऑफ बिग अमाउंट ऑफ यूजलेस पैकेट्स आर एक्चुअली ट्रांसमिटेड ऑन द नेटवर्क। ये तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि नेटवर्क इज नॉट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग पास्ड इंटेंशनली। इससे आपका ओवरऑल नेटवर्क बुरी तरह इफेक्ट होता है और जो आपके सर्वर्स हैं वो आप जो बेसिक सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। Another type of denial of service attack targets the routing table of a network. This type of attack is accomplished by modifying the routing tables, thus disabling network activities. Students, you know that routing table is very important for data transmission in any network. Routing table में तमाम destination की routes की information होती हैं। सो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के लिए एक वे ये भी अपनाया जाता है कि राउटिंग टेबल की इंट्रीज को डिस्टर्ब कर दिया जाता है, जिससे नेटवर्क में डेटा की ट्रांसमिशन बुरी तरह डिस्टर्ब होती है और नेटवर्क इस डिस्टर्बेंस को हैंडल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से रूटीन की सर्विसेज जो सर्वर की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं वो सस्पेंड हो जाती हैं। In a distributed denial of service attack, the packet flooding does not come from a single source but from many separate computers. Such attack is rarely the work of many individuals. Distributed denial of service attack में जो flooding introduce कराई जाती है उसका रिस्पॉन्सिबल कोई एक सोर्स नहीं होता, बल्कि ये नेटवर्क में डिफरेंट सोर्सेज से एक्स्ट्रा और यूजलेस पैकेट्स जो है वो ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये अटैक बहुत सेवियर होता है और नेटवर्क बहुत जल्दी क्रैश कर जाता है और जितनी भी सर्विसेज जो यूज़र को प्रोवाइड की जा रही थी वो सस्पेंड हो जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक बहुत सेवियर होता है क्योंकि इसमें ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन कौन से ऐसे यूजर्स हैं जिनकी तरफ से एक्स्ट्रा और यूजलेस जो पैकेट्स हैं वो ट्रांसफर किए। Okay students, let's go forward and talk about computer viruses and its types. A computer virus is a program which can harm our device and files and infect them for no further use. Computer virus is a program. ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके सिस्टम में एग्जीक्यूट होने के बाद आपके सिस्टम के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या आपके सिस्टम में जो डाटा फाइल्स की फॉर्म में पड़ा हुआ है उसको डैमेज करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है और उनको इस काबिल नहीं रहने देता कि उनको इफेक्टिवली यूज किया जा सके। When a virus program is executed, it replicates itself by modifying other computer programs and instead enter its own coding. The code infects a file or program, and if it spreads massively, it may ultimately result in crashing of the device or entire system. कंप्यूटर वायरस की ये प्रॉपर्टी होती है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे जैसे इसको एग्जीक्यूट करवाया जाता है ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट का मतलब ये है कि इस प्रोग्राम का कोड जो है वो इंक्रीज होता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता आपके कंप्यूटर सिस्टम में ये स्प्रेड होता जाता है और बाज़ दफ़ा ये इस हद तक स्प्रेड हो सकता है कि आपके कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम को ये क्रैश कर सकता है। वायरस की जो सिवेरिटी है वो कुछ फाइल्स की हद तक भी हो सकती है और आपकी कंप्लीट ड्राइव या आपके कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मौजूद तमाम डाटा को भी ये डिस्ट्रॉय करने की अहलियत रखता है। Since the computer viruses only hits the program of the device, it is not visible. But these are certain indications which can help you analyze that a device is virus hit. Given below are such signs which may help you identify computer viruses.
यहाँ ये कहा जा रहा है कि जैसे कि आपको बताया गया है कि कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम है, और प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर्स के अंदर होते हैं, उनको हम सी वी कैन नॉट सी देम, वी कैन नॉट टच देम, राइट? दे आर जस्ट एग्जीक्यूटेड एंड द आउटपुट इज देन नोटिफाइड ऑन यूजिंग द आउटपुट डिवाइसेस। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप ये पता नहीं लगा सकते कि आपका वायरस कहाँ पर जो है वो आपके सिस्टम में मौजूद है, या वो किस हद तक आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं हमारे पास जो आपको आने वाली स्लाइड्स में बताए जा रहे हैं कि अगर ये चीज़ें आपके कंप्यूटर्स में जो है वो आप नोट कर रहे हैं, तो इट मीन्स के वायरस इज प्रेजेंट एंड वायरस इज रेप्लिकेटिंग। वो चीज़ें कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। नंबर वन इज द स्पीड ऑफ दिस सिस्टम। In case a virus is completely executed into your device, the time taken to open application may become longer and the entire system processing may start working slowly. सबसे पहली इंडिकेशन वायरस की मौजूदगी की ये है कि आपके कंप्यूटर के जो ऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एप्लीकेशन स्टार्ट करते थे और वो विद इन 2 सेकेंड्स जो है वो नॉर्मली स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन अब वो 5 to 10 सेकेंड्स ले रही है, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपका प्रोसेसर बुनियादी तौर पे बैक एंड पे वायरसेस को एग्जीक्यूट करने में बिजी है। तो अगर आपके ओवरऑल सिस्टम की और सिस्टम्स में जो प्रोग्राम्स आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनकी स्पीड जो है वो स्लो हो गई है और आप ये बात नोट कर रहे हैं, तो देयर इज एन इंडिकेशन कि पॉसिबली आपका प्रोसेसर जो है वो आपके जो करंट रिक्वायर्ड प्रोग्राम्स हैं उनसे ज़्यादा वायरसेस को एग्जीक्यूट करने में बिजी है। Pop-up windows. One may start getting too many pop-up windows on their screen which may be virus affected and harm the devices even more. Pop-up window वो विंडोज हैं जो कि ऑटोमेटिकली पॉपअप होके आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाती हैं। अब अगर ये कभी कभार हो रहा है तो दैट इज ओके, दैट मे बी अ वेबसाइट जनरेटेड, जैसे आप कोई नॉर्मल वेबसाइट विजिट करते हैं उसमें कोई पॉपअप विंडो हो सकती है। लेकिन अगर विंडोज के ऑटोमेटिक पॉपअप की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और बहुत ज़्यादा अनवांटेड विंडोज आपको स्क्रीन पे अपीयर होने लगे, तो याद रखिएगा उनमें वायरसेस के लिंक्स हो सकते हैं। आप कोशिश करें कि उन विंडोज के जो कंटेंट्स हैं उनको क्लिक ना करें, उनको एक्सेस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो वायरस की इंडिकेशन है। सेल्फ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स. Files or applications may start opening in the background of the system by themselves and you may not even know about them. सेल्फ एग्जीक्यूशन मीन्स कि आप एक प्रोग्राम को स्टार्ट नहीं करते और वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। तो अगर आप ये नोट करते हैं कि आप जब कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो उस एक्टिविटी के साथ साथ कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो कि नाउन प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, अननाउन प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली उनकी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है विदाउट गेटिंग द डायरेक्शन फ्रॉम योर साइड। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपके सिस्टम में वायरस हो सकता है। Log out from accounts. In case of a virus attack, the probability of accounts getting hacked increase and password protected sites may also get hacked and you might get logged out of from all of them. Now ये बहुत important है कि जिस वक्त हमारे पास वायरस के अटैक्स होते हैं, तो फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसी लेट्स सपोज नेटवर्क पे एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो कि जिसमें आपने अपने यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू लॉग इन किया हुआ है, आपका सेशन जनरेटेड है और आप कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो और ऑल ऑफ अ सडन आपको लॉग आउट कर दिया जाता है। आपकी तरफ से ये एक्टिविटी नहीं परफॉर्म की गई बल्कि आपको लॉग आउट ऑटोमेटिकली कर दिया गया, और अगर ये रिपीटेडली ये काम हो रहा है एंड देन यू आर अनएबल टू लॉग इन, तो इसका ये मतलब है, ये भी एक इंडिकेशन है कि मे बी वायरस अटैक जो है वो अकर हो गया है। And crashing of the device. In most cases, if the virus spreads in maximum files and programs, there are chances that the entire device may crash and stop working. अगर ऐसा कोई सिनारियो है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीटली क्रैश हो गया है एंड यू आर अनएबल टू स्टार्ट द विंडो, जो कि नॉर्मली होता है, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपका, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि जो वायरस प्रोग्राम है वो कंप्लीटली स्प्रेड कर चुका है और उसने आपके कंप्यूटर की मैक्सिमम फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है एंड नाउ यू आर अनएबल टू स्टार्ट योर operating system. Let's talk about some very important types of viruses. The first one is the boot virus or the multi-port virus. बूट सेक्टर वायरस जो है वो बेसिकली क्या करता है कि आपके हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर को इफेक्ट कर देता है।
बूट सेक्टर क्या चीज़ है? बूट सेक्टर इज अ डेडिकेटेड सेक्शन ऑफ हार्ड डिस्क और अदर स्टोरेज डिवाइसेस दैट कंटेन डाटा यूज टू बूट अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो बुनियादी तौर पे आप जिस वक्त अपनी कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हो और आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आपकी मेमोरी में लोड किया जाता है, तो वो वहाँ पे जो आपका बूट सेक्टर है उसका रोल होता है। तो अगर आपके बूट सेक्टर को इफेक्ट कर दिया जाता है वायरस से और वो वायरस इन्फेक्टेड हो जाता है, तो वो बुनियादी तौर पे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड नहीं होने देता और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक्टिव नहीं हो सकता। The next one is the transient virus. A transient virus attaches itself to a specific computer program. The virus is activated when the program is run and deactivated when the program is terminated. ट्रांजिएंट वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि किसी एक प्रोग्राम के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है और जैसे ही आप उस प्रोग्राम को एक्टिवेट करते हैं तो उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के साथ साथ वायरस भी एग्जीक्यूट होता रहता है और वो अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है और आपकी फाइल्स को डैमेज करता रहता है। क्योंकि वो एक प्रोग्राम के साथ एसोसिएटेड होता है, तो जब आप उस प्रोग्राम को क्लोज करते हैं या उसकी एग्जीक्यूशन को स्टॉप करते हैं तो वायरस की एग्जीक्यूशन भी स्टॉप हो जाती है। उसके अलावा है रेजिडेंट वायरस। तो जैसे कि लिखा गया है कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टाइप्स ऑफ वायरस, अ रेजिडेंट वायरस वंस लोडेड इनटू द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर ऑपरेट्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स यूज। तो रेजिडेंट वायरस जो है, जैसे कि नाम से जाहिर है कि अगर आप एक दफ़ा वो वायरस आपकी मेमोरी में लोड हो जाए तो फिर उसके बाद जब तक आप कंप्यूटर यूज़ करते रहते हैं वो प्रोग्राम या वो वायरस जो कि बुनियादी तौर पे एक प्रोग्राम ही है वो आपकी मेमोरी में मौजूद रहता है और उसकी एग्जीक्यूशन होती रहती है और आपके नॉर्मल जो प्रोग्राम्स हैं उनकी एग्जीक्यूशन को वो अफेक्ट करता रहता है। तो जब तक आपका कंप्यूटर सिस्टम टर्न ऑफ नहीं होता और आपकी कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसको कंप्लीटली फ्लश नहीं कर दिया जाता, वो आपका वायरस मेमोरी में मौजूद रहता है और वो कॉन्टीन्यूसली एग्जीक्यूशन की वजह से अपने आप को रेप्लिकेट भी करता है और आपके कंप्यूटर सिस्टम को फर्दर जो है वो इन्फेक्ट करता है और उसकी डाटा को डिस्ट्रॉय करने की अहलियत रखता है। उसके अलावा लॉजिक बॉम्ब हमारे पास जो है वो एक बड़े ही डेंजरस किस्म का वायरस है। A logic bomb triggers when a given condition is met, such as a time bomb that is triggered when the clock on the computer matches a certain time or data. लॉजिक बॉम्ब कैसे काम करते हैं? इट्स लाइक अ बॉम्ब के जब कोई एक कंडीशन मैट हो जाती है, लेकिन इसके अंदर इस तरीके से प्रोग्रामिंग की गई होती है कि जब भी कंप्यूटर में फला कंडीशन मीट हो जाए या फला एक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाए तो ऑल ऑफ अ सडन जो है वो एक बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड हो जाता है और आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देता है। अब मैं आपको उस कंडीशन की एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल जो भी, क्योंकि ये वायरस भी एक प्रोग्राम है, तो जो उस प्रोग्राम के डेवलपर्स हैं वो उसमें ऐसे सेटिंग कर देते हैं कि जैसे ही लेट सपोज आज की डेट अगर आप देख लें, सो इट्स 28 दिसंबर, तो उसके अंदर इस तरीके से सेटिंग की जाए कि 28 दिसंबर को ठीक 12 बजे जैसे ही आपके कंप्यूटर सिस्टम का टाइम 28 दिसंबर को 12 o'clock शो करेगा और जैसे ही ये कंडीशन जो है वो मीट करेगी तो आपका जो लॉजिक बॉम्ब है वो एक्सप्लोड हो जाएगा, जो वायरस है वो आपके सिस्टम को इन्फेक्ट कर देगा। तो इस तरह की डिफरेंट कंडीशंस जो हैं वो इस पे सेट की जा सकती हैं और जैसे ही वो कंडीशन जो है वो मीट करती हैं, वो कंडीशन पूरी होती हैं, तो आपका वायरस जो है वो आपकी सिस्टम को इन्फेक्ट कर देता है। उसके बाद बात करते हैं जी ट्रोजन हॉर्स वायरस की। ट्रोजन हॉर्स वायरस भी एक वायरस है जो आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, लेकिन इसको बुनियादी तौर पे बहुत डेंजरस इसलिए कंसीडर किया जाता है और कि ये अपने आप को एक लेजिटिमेट या जो ऑथेंटिक प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर हाइड करता है और इसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। ये अपने आप को किसी भी ऐसे प्रोग्राम जो कि आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं उसके अंदर हाइड कर देता है, इसका कोड उसके अंदर मौजूद होता है और आप जब भी वो प्रोग्राम, क्योंकि वो एक लेजिटिमेट प्रोग्राम होता है, मैं एक नॉर्मल प्रोग्राम की बात कर रहा हूं जिसके अंदर वायरस अपने आप को हाइड करता है, जब भी आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो उस प्रोग्राम के कोड के साथ साथ आपका जो ट्रोजन हॉर्स वायरस का कोड है वो भी एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, और ट्रोजन हॉर्स वायरस अपने आप को ऐसे ही बिल्कुल प्रेजेंट करता है जैसे वो एक्चुअल लेजिटिमेट प्रोग्राम है और यूजर जो है वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और उसको एग्जीक्यूट कर बैठते हैं। अ ट्रोजन हॉर्स इज अ मलेशियस प्रोग्राम दैट हाइड्स, मलेशियस कहते हैं, मशकूक मलेशियस कहते हैं, जिसकी इंटेंशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना हो, जिसकी इंटेंशन सिस्टम में कोई खराबी पैदा करना हो। सो अ ट्रोजन हॉर्स इज अ मलेशियस प्रोग्राम दैट hides within a friendly program or simulates the identity of a legitimate program or feature while actually causing damage to the computers in the background.
बुनियादी तौर पे ये कहा जा रहा है कि ये किसी लेजिटिमेट या ऑथेंटिक प्रोग्राम के अंदर भी खुद को छुपा सकते हैं, या फिर उस प्रोग्राम के तौर पे भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक फाइल नजर आ रही होगी और आपको ये शो किया जाएगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है, लेकिन एक्चुअली वो ट्रोजन हॉर्स वायरस होगा और आप जैसे ही उस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे तो इनफैक्ट वायरस जो है वो आपके सिस्टम में एग्जीक्यूट हो जाएगा। Trojan horses can be particularly difficult to detect since they appear to be legitimate useful programs। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि इनको जो आइडेंटिफाई करना है वो मुश्किल होता है क्योंकि ये एक लेजिटिमेट या ऑथेंटिक प्रोग्राम्स का के रूप में आपके सामने होते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं जी, नेक्स्ट है हमारे पास worms। A worm is similar to a virus except that it can spread and infect files on its own over a network. Worms do not need to be attached to another programs to spread. Once a virus or worm is released, it can spread rapidly, often infecting millions of computers within minutes or hours. वर्म्स भी हमारे पास वायरस की एक टाइप है जो कि स्पेसिफिकली यूज़ की जाती है नेटवर्क में, और नेटवर्क के साथ जितने भी कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं उनमें वर्म जो है वो स्प्रेड हो जाता है और उनको इन्फेक्ट कर लेता है। वर्म की एक खासियत यह है कि ये बहुत ही कम टाइम में मिलियंस ऑफ कंप्यूटर जो कि नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं उसमें स्प्रेड होकर उनको इन्फेक्ट कर सकता है और उनके डाटा को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, और उसमें जो है वो डिफरेंट किस्म के डैमेज और हार्म एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म कर सकता है। Web defacing is another popular form of attack by hackers wherein the hackers illegally enter an organization's website and change the contents। ठीक है, वेब डिफेसिंग में बुनियादी तौर पे क्या होता है कि जो हैकर्स हैं वो कुछ ऐसे अटेम्प्ट करते हैं जिसके थ्रू वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल वेबसाइट का एक्सेस हासिल कर लेते हैं और उसमें डिफरेंट किस्म की चेंजेस परफॉर्म करते हैं या फिर उसको कंप्लीटली तौर पे शट डाउन कर देते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दी जा रही है, in 1996 Swedish hackers changed the Central Intelligence Agency वेबसाइट टू रीच सेंट्रल स्टुपिडिटी एजेंसी। ठीक है, 1996 में क्या हुआ था कि स्वीडिश के हैकर्स ने जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है उनकी वेबसाइट को हैक करके और उसका कैप्शन चेंज कर दिया था और उसको सेंट्रल स्टुपिडिटी एजेंसी जो है वहां पर मेंशन कर दिया था। ये जस्ट आपको बताया जा रहा है कि वेब डिफेसिंग का मतलब ये है कि आप किसी वेबसाइट का एक्सेस हासिल करके उसमें कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं या उसमें मौजूद डाटा को चेंज कर सकते हैं। ब्राउज़र हाईजैकिंग, जिस तरह आप नॉर्मल एक आपने प्लेन हाईजैकिंग के बारे में सुना होगा कि उसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया जाता है और उसको फिर अपनी मर्जी की डेस्टिनेशन पे रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। तो ब्राउज़र हाईजैकिंग में क्या होता है, इजीली डिटेक्टेड द वायरस टाइप इन्फेक्ट्स योर ब्राउज़र एंड रीडायरेक्ट्स यू टू मैलिशियस वेबसाइट। तो होता है इसमें यह है कि आप जब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट को एक्सेस हासिल करने के लिए, तो आप उसमें फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं जैसे www.youtube.com, लेकिन जैसे ही आप एड्रेस बार में एड्रेस को इंटर करते हैं वो यूट्यूब को ओपन करने की बजाय आपको किसी और वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाता है जिसमें पॉसिबली जो है वो वायरस मौजूद होता है। ठीक है, इसको क्यों कहा गया है कि इजीली डिटेक्टेड, क्योंकि ये एक्टिविटी बहुत ही प्रोमिनेंट होती है और अगर आप देखते हैं कि जैसे ही आप एड्रेस डाल रहे हैं आपको उस इंटेंडेड वेबसाइट की बजाय किसी और वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाता है, तो आपको ये रियलाइज हो जाता है कि आपका जो ब्राउज़र है वो हाईजैक हो चुका है और वो अब अपनी मर्जी की या जो हैकर्स हैं उनकी चॉइस के मुताबिक वेबसाइट्स पे आपको रीडायरेक्ट किया जा रहा है। Who is responsible for these security attacks? जितने भी अटैक्स हमने वायरसेस वगैरह और अदर टाइप ऑफ अटैक की बात की, तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है? मोस्ट ऑफन दीज पीपल्स आर रेफर्ड टू एज हैकर्स। ठीक है, इनको नॉर्मली हैकर्स के तौर पे जाना जाता है। हैकर्स आर यूजुअली स्किल्ड प्रोग्रामर्स, या ऑब्वियसली क्योंकि ये आपको बताया है कि वायरस भी एक प्रोग्राम होता है और ये आम प्रोग्राम नहीं होता, इसके अंदर इतनी अहलियत होती है कि आप अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। मींस कि इसका कोड जैसे जैसे एग्जीक्यूट होता है वो बढ़ता जाता है और आपके सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा वो डैमेज करता जाता है। Some hackers break into the system just for the thrill of it without causing any harm to the compromised system। कहते हैं कुछ हैकिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं वो जस्ट फन के लिए भी परफॉर्म की जाती हैं ताकि दूसरों के सिस्टम को एक्सेस करके उनका डाटा व्यू किया जा सके, इससे ज़्यादा जो है उनको कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं किया जाता। अदर्स हैव मैलिशियस इंटेंट, लेकिन कुछ लोगों के बहुत मशकूक और जो इरादे होते हैं और वो आपके डाटा को डैमेज करने के इरादे से आपके सिस्टम का एक्सेस हासिल करते हैं। आइदर वे हैकर्स आर ब्रेकिंग द लॉ बाय एक्सेसिंग और डैमेजिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर। तो बताया जा रहा है कि अगर उनके
कुछ जो इंटेंशंस हैं वो नेगेटिव हो या ना हो, दोनों ही सिचुएशन में हैकिंग जो है वो कानून के अगेंस्ट है, और अगर कोई हैकिंग की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है सो ही इज एक्चुअली परफॉर्मिंग अ क्राइम. Thank you very much. I hope the lecture is clear.